हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। जिनका भी पीईटी जम्मू डिवीजन में चल रहा है, जिनका हो गया उनको हमारी तरफ से मुबारकबाद, जिनका अभी होगा उसको भी हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हम लोगों ने मिशन स्टार्ट किया था, मिशन JKSSB, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर MCQs पढ़ते हैं। हम लोगों ने 12 सेशन उसके कर लिए हुए हैं। आज हमारा है सेशन नंबर 13, ठीक है। 12 पेपर हमने कर लिए, 13th पेपर आज। लास्ट पेपर हमने किया था JKPSI का, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं 13th पेपर से। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, और इन केस अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं पेपर पे। तो देखो, आज का जो हमारा पेपर होने वाला है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अगर आपने लास्ट पेपर JKPSI का देखा है, या फिर जो भी आपने हाई लेवल 4 या लेवल 5 या लेवल 6 वाले जो भी आपने एग्जाम देखे हैं ना, उससे ये बहुत ज़्यादा ऊपर पेपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर। अगर आप इसका लेवल देखो तो ये क्लास 4th, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं एंट्री लेवल एग्जाम, ठीक है। अगर पोस्ट का हिसाब से देखो तो ये वो है एंट्री लेवल या क्लास 4th, लेकिन जब पेपर का लेवल देखोगे ना तो 4, 5, 6 लेवल से काफ़ी ऊपर लेवल का पेपर है। तो ये बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लेना कि ये तो आसान सा पेपर होगा, ये तो हम वैसे ही निकाल लेंगे। नहीं निकलेगा, मेरी गारंटी है। मैंने पढ़ाए हैं, मैंने 12 पेपर सॉल्व किए हैं, मैंने आपको पता है मुझे कि किस तरह का लेवल होना चाहिए, लेकिन और किस तरह का इसका लेवल है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज। मतलब लेंथ क्या हो रही है इंक्रीज, और विड्थ क्या हो रही है डिक्रीज, बाय 8% एंड 10%। मतलब लेंथ जो है वो 8% इंक्रीज हो रही है और विड्थ जो है वो 10% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बताओ एरिया में क्या चेंज होगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता किसके बराबर है, लेंथ इंटू विड्थ। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको बताया था, जब भी दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन हो रही हो वहाँ पे हम लोग सक्सेसिव केस का फार्मूला लगा सकते हैं। सक्सेसिव केस का क्या मतलब होता है कि एक इंक्रीज या एक डिक्रीज हो रहा हो तो ओवरऑल इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि फार्मूला क्या होता है, +-X% +-Y% -+XY डिवाइडेड बाय 100। +-X मतलब अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। सिमिलरली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। इस तरह से हमारा फॉर्मूला था। तो पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज तो मैं लिखूंगा 8% मतलब पॉजिटिव। दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज तो मैं लिखूंगा 10% लेकिन नेगेटिव। नेक्स्ट क्या हो रहा है, 8 पॉजिटिव में और 10 माइनस में डिवाइडेड बाय 100। इस प्रकार से लिखूंगा, 0 से 0 गया। यहाँ से मेरा +8 और -10, +8 और -10 कितना आता है मेरा, -2%। और यहाँ से भी -0.8, तो कितना आया, -2.8%। माइनस से आपको पता चल गया डिक्रीज है, तो इंक्रीज वाले ऑप्शन तो गए। अब 2.8 तो मतलब क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, डिक्रीज बाय 2.8%। तो आई होप ये भी आपको चीज़ समझ आई होगी। आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपको कुछ और करना है, तो आप और कैसे कर सकते हो। सपोज आपने लेंथ ले ली 100, अब लेंथ 8% से इंक्रीज हो रही है तो न्यू लेंथ कितनी आ गई मेरी, 108। आपने पहले विड्थ ले ली मान लो 100, अब आपकी विड्थ न्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है 10% से, तो अब कितनी हो जाएगी, 90। पहले आपका एरिया कितना था, 100 × 100 मतलब 10,000। अब आपका एरिया कितना है, 108 × 90। अब आपको इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको करोगे मल्टीप्लाई तो आएगा 9720। अब देखो भैया कितनी डिक्रीज हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा पहले, ठीक है। डिफरेंस कितना आएगा इसका, 280 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, इंटू 100। तो क्या हो रहा है, यहाँ से भी अगर देखो तो 2.8, क्योंकि ये कम हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो रही है, 2.8 डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। आपको कुछ और लेना है, 100 की जगह 200 लेना है, 1000 लेना है, 1 लेना है, कुछ लेना है, अपनी मर्जी से ले सकते हो। लेकिन सबसे आसान तरीका कौन सा है, सबसे आसान है ये सक्सेसिव केस वाला। आई होप समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ P इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 820, ठीक है, ये यहाँ एक सेंटेंस खत्म हो गया। एंड Q इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 5 एंड 24। अब मैंने आपको जब थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट लेक्चर जो होगा ना, उसमें मैंने आपको प्रोपोर्शन के बारे में बताया होगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन का क्या मतलब हो गया, 8, 20, 20 P, क्योंकि P है ना, तो यहाँ से मैं अगर ये देखूँ तो इसका मतलब 8P जो है वो बराबर होगा 20 के स्क्वायर के, मतलब 20 × 20। यहाँ से P बराबर हो गया 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। 20 का स्क्वायर मतलब 400 डिवाइडेड बाय 8। इसको करूँगा तो 50, तो P मेरे पास आ चुका है 50। सिमिलरली Q मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो मैं क्या लिखूँगा, 3, 5,
24 और q, यहाँ से मैं लिखूंगा 3q इक्वल्स टू 5 इंटू 24, यहाँ से मैं काटूंगा तो 8, तो q इक्वल्स टू आ गया 40। तो p भी मेरे पास आ चुका है, q भी मेरे पास आ चुका है। मुझे निकालना है 2p प्लस q। क्या निकालना है? 2p प्लस q। तो p कितना है? 50, q कितना है? 40। तो 50 इंटू 2 100 प्लस 40 तो कितना आ गया? 140। इसका आंसर आ गया। आई होप ये भी समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि भैया थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, तो या तो आप डायरेक्टली नेट से जाके सर्च कर लो, अगर आपको वहाँ से समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हमारी प्लेलिस्ट जो है मैथ्स की, उसमें जाओ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जाके आपका लास्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैंने आपको प्रोपोर्शन के बारे में बताया होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा बच्चों को परेशान करे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, बच्चों को हो सकता है थोड़ा सा परेशान करे, लेकिन हमको परेशान नहीं करेगा। ध्यान से देखना। x, y एंड z कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 46, 92 एंड 23 डेज। मतलब ये x का काम है, ये y के डेज है, ये z के डेज है। ठीक है, तो x कितने दिन में कर रहा है भैया? x 46 डेज में कर रहा है। y कितने दिन में कर रहा है? y कर रहा है अपना 92 डेज में। और z कितने दिन में कर रहा है? 23 में। तो सबसे पहले तो हमारा मकसद ये है कि ये निकालो टोटल काम कितना हुआ है। टोटल काम मतलब इनका क्या होगा? एलसीएम। ठीक है, इनका क्या लेना है हमको? एलसीएम। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 92। ठीक है, अब आप एलसीएम कैसे ले सकते हो? आप कर सकते हो अपनी मर्जी से 46, 92, 23 ऐसे करो, फिर 2 से कटता है या 3 से कटता है, इस तरीके से आप करोगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा? 92। मैं एक आपको आसान तरीका बता सकता हूँ कि जो भी इसका सबसे बड़ा मल्टीपल हो, इसमें जो भी इसमें सबसे बड़ा नंबर हो, पहले तो देखो अगर बाकी सारे भी उससे डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब वही एलसीएम है। जैसे इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या था? 92। तो देखो क्या 46 92 से डिवाइड हो जाता है? हाँ, मतलब 92 46 से डिवाइड हो जाता है? हाँ, हो जाता है। 46 इंटू 2 जो है वो 92 होता है। क्या 23 जो है वो 92 को डिवाइड करता है? हाँ, 23 इंटू 4 जो होता है वो 92 है। अगर बाकी सारे इससे डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब ये होगा कि यही एलसीएम होगा। तो एलसीएम कितना आ गया? 92। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि टोटल वर्क मेरा कितना आ गया? 92। अब ये 92 आ गया तो एक्स को कितने दिन लग रहे थे? 46। इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा? 92 डिवाइडेड बाय 46, तो कितना? 2। ये कितना करेगा वाई? 92 डिवाइडेड बाय 92, तो ये करेगा 1। ये कितना करेगा? 92 डिवाइडेड बाय 23, तो ये करेगा 4। इसका मतलब x जो है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, y जो है वो एक दिन में 1 काम कर रहा है, z जो है वो एक दिन में 4 काम कर रहा है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? देखो यहाँ मुझे आपको समझाना है तो मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ लोग हो सकता है, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे सर ये तो बहुत टाइम लग रहा है इसमें भी सॉल्व करने में, लेकिन ये सबसे आसान तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जो भी आपको मेथड बताता हूँ वो मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ और इसीलिए मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। अभी मैं समझा रहा हूँ तो आपको टाइम लग रहा है, जब आप सीख जाओगे, जब खुद करोगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है उसने आगे? एक्स स्टार्टेड द वर्क। तो काम किसने स्टार्ट किया? एक्स ने। वाई ज्वाइंड हिम आफ्टर 2 डेज। 2 दिन बाद वाई उसको ज्वाइन कर रहा है। जेड ज्वाइंड देम आफ्टर 8 डेज फ्रॉम बिगनिंग। यहाँ पे बच्चे करेंगे गलती क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ध्यान से देखना, ये आपको इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा, ना मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ ना ही अपने पढ़ाने की तारीफ़ कर रहा हूँ। वो आप लोगों को खुद पता है कि कौन कैसा पढ़ा रहा है, बट मुझे इतना पता है कि जो मैं करवा रहा हूँ आपको वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। वो बाकियों की तरह नहीं है कि हर जगह आपको सेम कंटेंट मिल रहा है, नहीं, यहाँ पर आपको कुछ अलग मिलने वाला है, इसीलिए बच्चा हमसे जुड़ रहा है। ठीक है, तो एक्स ने काम स्टार्ट किया तो ये एक्स है। 2 दिन बाद, ये 2 दिन हो गए, 2 दिन बाद वाई भी आ गया उसके साथ, तो एक्स प्लस वाई। अब वो बोल रहा है कि z भी आ जाता है 8 डेज फ्रॉम बिगनिंग से 8 दिन बाद। तो बिगनिंग से 2 दिन तो यहाँ पे हो गए हैं, इसका मतलब यहाँ पे और 6 दिन और होंगे और इनके साथ कौन मिल जाएगा? z भी मिल जाएगा। इतना समझ आया मैंने क्या किया है? हाँ सर थोड़ा थोड़ा आया, एक बार फिर से अगर आप एक्सप्लेन कर देते तो हमें पूरा समझ आता। ध्यान से देखना, एक्स ने काम स्टार्ट किया तो ये मैंने लिख दिया एक्स ने काम स्टार्ट किया। एक्स ने काम स्टार्ट किया, वाई जो है वो 2 दिन बाद ज्वाइन किया। इसका मतलब 2 दिन तक सिर्फ अकेला कौन लड़ता रहा, कौन काम करता रहा? एक्स। और वाई ने कब ज्वाइन किया? 2 दिन बाद। तो यहाँ मैंने सपोज किया 2 दिन मेरे खत्म हो गए, उसके बाद वाई ने ज्वाइन किया। उसके बाद बोल रहा है कि जेड जो है 8 दिन फ्रॉम स्टार्टिंग से जेड उसको ज्वाइन कर रहा है। यहां से एक्स प्लस वाई ने काम स्टार्ट कर दिया था। अब स्टार्टिंग से 8 दिन, तो ये स्टार्टिंग से 8 दिन है, 2 पहले यहां पे हो गए थे, तो पीछे कितने बचे? 6 दिन। ठीक है, तो 6 दिन बाद क्या हो गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलके काम करने लगे। पूछा क्या है भैया? एक्स कितने दिन काम करता है। आई होप ये आपको जो मैंने बनाया है आपको इतना समझ आ गया होगा। जब इतना समझ आ गया आगे क्वेश्चन निकालना आसान हो जाएगा। अब 2 दिन एक्स ने काम किया। एक्स काम कितना करता है भाई? 2। तो 2 दिन में एक्स ने कितना काम किया होगा? 2 इंटू 2 मतलब 4 काम किया होगा। एक्स प्लस वाई ने मिलकर कितने दिन काम किया? 6। और एक्स प्लस वाई मिलकर काम कितना करते हैं? 3।
करते हैं ना। तो 6 दिन में कितना काम करेंगे, 6 इंटू 3 कितना काम करेंगे, 18। अब टोटल काम कितना फिनिश हो गया, 4 x ने कर दिया, 18 जो है वो x प्लस वाई ने कर दिया। तो इसका मतलब 4 प्लस 18 मतलब 22 काम जो है वो खत्म हो चुका है, ये फिनिश हो चुका है। टोटल कितना था काम हमारा, 92 था, उसमें से 22 मेरा खत्म हो चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिमेनिंग वर्क। अब मेरा वर्क कितना बचा है, 92 माइनस 22 जो कि बचा है 70। अब आप देख रहे हो इन क्वेश्चंस का लेवल, पोस्ट कौन सी है, गार्डनर, एमटीएस, और लेवल कौन सा है, एसआई में एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा था ऐसा। लास्ट पेपर हमने ऐसा ही किया है 12th वाला, एक बार देख लेना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखा था जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम आनी है। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 70। अब रिमेनिंग काम कर कौन रहा है, तीनों मिलके। तो तीनों मिलके कितना काम करते हैं, 2 ये कर रहा है, 1 ये कर रहा है, 3, 4 ये कर रहा है, 7। तो दोनों मिलके 7 काम करते हैं। तो टोटल डेज कितने लगेंगे, टोटल काम बचा कितना है, 70, और मिलके कर कितने रहे हैं, 7। तो टोटल डेज कितने लगेंगे, 10। इसका मतलब इसके आगे 10 दिन और लगेंगे काम खत्म होने में। उसने पूछा कि x कितने दिन काम कर रहा है। x यहां से स्टार्ट हुआ था तो 2 दिन यहां लग गए, यहां भी x काम कर रहा था तो 6 दिन यहां पे हो गए, 8 हो गए। x यहां पे भी काम कर रहा है तो 10 ये हो गए, तो 2 + 6 + 10 टोटल कितने हो गए, 18 डेज। तो x को टोटल कितने लगे, 18 डेज। अब आप खुद डिसाइड करो कि क्वेश्चन का लेवल जो था वो था ये क्लास 4th वाला, क्या क्लास 4th या एंट्री लेवल का क्वेश्चन का लेवल था ये, नहीं था। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था जो कि पूछना चाहिए था इनको लेवल 4 लेवल 6 में, लेकिन पूछा कहां पे, इस पोस्ट में। और इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है, एग्जाम कब हुआ ये, 2025 में, और जितने भी क्वेश्चन है सब के सब एसएससी सीजीएल 2021 के क्वेश्चन है, सारे के सारे। कोई भी सर्च कर लो, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 में से 40 से ऊपर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के होंगे, हो सकता है 50 ही हों। ठीक है, तो इसीलिए पैटर्न जो है आपको पता है चेंज कर दिया हुआ है। तो तैयारी अपनी उसी हिसाब से रखो, हम लोग उसी हिसाब से आपकी तैयारी कराते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ज़्यादा तारीफ ना करते हुए अपनी। इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ द क्रिकेट गेम द रन रेट वॉज 7.2। पहले 10 ओवर में रन रेट जो था वो 7.2 था, मतलब 10 ओवर्स में रन कितने हो गए टोटल, 7.2 इंटू 10 मतलब 72 रन पहले 10 ओवर में बन चुके हैं। अब वो बोल रहा है व्हाट शुड बी, एक सेकेंड, अब वो बोल रहा है व्हाट शुड बी द एवरेज रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर टू रीच द टारगेट 272। अब टोटल उसको कितना टारगेट पहुंचना है, 272। पहले 10 ओवर में 72 रन बन चुके हैं, अब कितना टारगेट और चाहिए, 200। कितने ओवर में, 40 ओवर में। तो अब एवरेज कितनी होगी, 5 की, बस खत्म। एवरेज किसके बराबर होती है, टोटल नंबर ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय कितने ओवर में हमको वो बनाने पड़ेंगे। तो अब रन्स कितने बचेंगे, 200। यहां पे ये गलती मत करना कि 272 डिवाइडेड बाय 4 ही करो, 40 ही करो, ये नहीं करना। हो सकता है उसने पहला ही ऑप्शन इस तरीके से, जो भी सॉल्व करके आएगा उसने पहला ही ऑप्शन ऐसा दिया हो, लेकिन ये मत करना क्योंकि 72 रन पहले 10 ओवर में बच चुके हैं। उसने बोला क्या है, अब एवरेज किसकी पूछी है, रिमेनिंग 40 ओवर्स की। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ आया होगा आपको। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब यहाँ पे बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। मुझे पता है कि यहाँ पे कम से कम बच्चों का, जिसको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती होगी, उसका कम से कम यहाँ पे 2 मिनट तो कम से कम उसका वेस्ट यहाँ पे होगा। जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती है वो क्वेश्चन ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाँ, जो थोड़ा समझदार है, जो 5-7-10% होंगे, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करे होंगे या जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल का पढ़ा होगा, वो इसको सॉल्व नहीं करेंगे बिना सॉल्व करे, मतलब कि कुछ अलग तरीके से इसको सॉल्व करके आंसर दे देंगे। हम भी वैसा ही करेंगे, लेकिन मुझे बताना जरूरी है आपको कि करना कैसे है इसको। तो ध्यान से सुनना। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कौन सी है हमारी, राइट एंगल्ड। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये मेरी बन चुकी है। 3 साइड दी है, x-1, x+1 और x+3। अब पूछा क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब बच्चे पहले तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसको x-1 लें या इसको x+1 लें या इसको x+3 लें। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। x से तो सारी जगह सेम ही होगा, तो सबसे बड़ी साइड है तो इसका मतलब x+3 ही होगा सबसे बड़ी साइड। तो हाइपोटेन्यूज में हमेशा x+3 आएगा। उसके बाद आपकी मर्जी है, यहाँ x-1 x+1 दोनों में से किसी भी जगह ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x+3 आपको हमेशा हाइपोटेन्यूज पे आना चाहिए। अब ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। करो सॉल्व। a² प्लस b² प्लस 2ab, यहाँ से भी a² प्लस b²
माइनस 2ab, अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये x यहाँ से गया, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से चला गया, बचा क्या हमारे पास 9 + 6x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप निकालोगे x की वैल्यू, वहाँ से x की वैल्यू आएगी, फिर x में 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका हाइपोटेन्यूज आएगा। अब खुद बताओ ये क्या मुश्किल हुआ कि नहीं हुआ। पहले तो ये सॉल्व करो, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद यहाँ आओ, उसके बाद 3 ऐड करो, फिर आंसर आएगा। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। करना कैसे है अब वो देखो। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ये वाले मेथड को, क्योंकि दूसरा भी यहीं पे सॉल्व करना है तो आपको बताना जरूरी है, तो इसको मिटा दे रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल मैं चीख के चिल्ला के कहता था कि भैया ट्रिपलेट्स याद करो, ट्रिपलेट्स ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 4-5 ट्रिपलेट्स तो आप याद कर ही लो, जैसे कि 3 4 5 6 8 10 5 12 13 9 12 15, उसके बाद आप 7 24 25। ये ट्रिपलेट्स कुछ ऐसे ट्रिपलेट्स हैं, ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इसके अलावा काम नहीं चल सकता। ठीक है, अब जिसको थोड़े बहुत ट्रिपलेट याद होंगे या पता होगा वो यहाँ से आइडिया लगा सकता था। पूछा क्या था, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज मतलब सबसे बड़ी साइड, तो हमें क्या सबसे बड़ी साइड दिख रही है यहाँ पे, ये बड़ी साइड दिख रही है। इसका मतलब बड़ी साइड जो है, ना ही मुझे 12 कहीं बड़ी साइड दिख रही है, जिसको ये मतलब आइडिया होगा। ऑल्दो एक साइड है 12, लेकिन मुझे पूछा क्या उसने, हाइपोटेन्यूज पूछा। हाइपोटेन्यूज मतलब बड़ी वाली साइड, तो बड़ी वाली साइड मुझे ना 12 दिख रही है कहीं, ना मुझे 18 दिख रही है, तो इसका मतलब ये तो हाइपोटेन्यूज हो ही नहीं सकते। यहाँ से इतना खत्म हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो ही नहीं सकते। क्या आपको कहीं पे 6 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो यहाँ से ये भी खत्म हो गया, ये भी नहीं हो सकता। आंसर है इसका 10। अब इसको ये नहीं समझ आया, थोड़ा सा उससे मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। देखो मैंने मान लिया मेरे को एक ही ट्रिपलेट याद होता 3 4 5, सपोज इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं, सपोज मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा 6 8 और 10। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज 10 हो सकता है, हाइपोटेन्यूज 5 हो सकता है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा 9 12 और 15 बनेगा, तो हाइपोटेन्यूज 15 हो सकता है, लेकिन मुझे हाइपोटेन्यूज 12 कहीं नहीं दिख रहा। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते थे कि मुझे ये चीज़ें नहीं दिखेंगी, तो मुझे क्या दिखेगा, ये 10 दिखेगा। इससे क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता। अगर जाते आप ट्रायंगल से सॉल्व करने, नो डाउट क्वेश्चन सॉल्व होता, लेकिन लेंदी हो जाता। यहाँ पे मैं एक बात ये भी बताना चाह रहा हूँ, अगर किसी को लग रहा है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप उसको 1.2 1.5 2x जिस पे आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दिया है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 56 टाइम्स। मतलब एलसीएम, 1 सेकंड रुको, एलसीएम जो है वो 56 टाइम्स है एचसीएफ के। तो यहाँ से मैं एक चीज़ लिखनी पड़ेगी मुझे पहले, एलसीएम जो है, एलसीएम इक्वल्स टू 56 टाइम्स एचसीएफ। पहली चीज़ आ गई, ठीक है सर, पहली आ गई। दूसरी, उसके बाद है सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ बीइंग 1710। इसका मतलब एक और चीज़ दी है, एचसीएफ प्लस एलसीएम मिला के कितना दिया हमको 1710। अब यहाँ से मेरा आधा क्वेश्चन खत्म। एलसीएम मुझे दिया 56 एचसीएफ, तो यहाँ पे मैं एचसीएफ प्लस एलसीएम की जगह क्या लिखूंगा, 56 एचसीएफ हो जो किसके बराबर है 1710। यहाँ से हो गया 57 एचसीएफ इक्वल्स टू 1710। 57 इंटू 3 होता है 171, तो ये हो जाएगा 30। तो एचसीएफ कितना हो गया हमारा 30। जब एचसीएफ हमारा 30 आ गया, उसके बाद तो क्वेश्चन हो गया खत्म। कैसे खत्म हो गया सर, अब एचसीएफ 30 आ गया तो एलसीएम किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम मेरा बराबर हो जाएगा 56 इंटू 30। ठीक है, अब मुझे पता है HCF इंटू LCM किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, HCF किसके बराबर आया मेरा 30, LCM किसके बराबर आया 56 इंटू 30। 2 नंबर्स, एक नंबर उसने मुझे दिया है 240, दूसरा नंबर मुझे निकालना है, मैंने ले लिया x। ठीक है, इतना समझ आ गया, हाँ सर इतना समझ आ गया। अब आगे क्या करें सर, आगे काट दो यार, आसान सा है ये, इसको काट डाला, 3 से गया तो 3 इंटू 8 24, 8 इंटू 7 56, तो x इक्वल्स टू 7 इंटू 30, 30 इंटू 7 तो कितना आ गया 210। तो अदर नंबर कितना आ गया 210। आई होप ये भी समझ आया होगा। अब क्वेश्चन देखो, अब यही क्वेश्चन अगर आया होता ना आपका किस में,
सपोज लेवल 4 लेवल 5 की पोस्ट में, तो क्वेश्चन क्या दिया होता उन्होंने वो भी मैं बता देता हूँ। उसमें आया होता तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता कि HCF जो है वो इतना दिया है, कुछ दिया होता LCM जो है वो इतना दिया है, वन नंबर जो है वो इतना दिया है, फाइंड अदर नंबर। तो मतलब सिर्फ ये फार्मूला यूज होता HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF भी दिया होता, LCM भी दिया होता, एक नंबर भी दिया होता, दूसरा नंबर निकालना होता। तो ये लेवल रहता है लेवल 4 5 6 की पोस्ट में। अब किसी भी पेपर को JKSSB का निकाल के देख लो जो अभी पैटर्न चल रहा है, ठीक है, जो 2023 24 25 से जो पैटर्न चेंज हुआ है, जो SSC का उन्होंने कर दिया उस हिसाब से। और लेकिन लो लेवल का देख लो तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए तैयारी अपनी वर्स्ट से स्टार्ट करो, वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि क्योंकि इसमें आई थिंक 48 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। आप चाहो तो इसको 2x पे देख सकते हो, वो आपकी अपनी सहूलियत है, लेकिन मुझे ये तरीके से सॉल्व करवाना होता है पेपर अच्छे तरीके से, ताकि हर एक बच्चे को क्लैरिटी हो जाए बिल्कुल। तो मुझे इसको समझाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? A card is removed from a well shuffled pack of 52 cards. A card is now drawn at random. ठीक है, कार्ड को रिमूव किया गया है। कार्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड कार्ड ऑफ 52 कार्ड। अ कार्ड इज नाउ ड्रॉन एट रैंडम। एक कार्ड जो है वो ड्रॉ किया गया है रैंडमली। कार्ड होते कितने हैं? 52। कोई एक जो है वहां से हमने क्या किया है? रैंडमली ड्रॉ कर लिया हुआ है। अब पूछा क्या है उसने? हमें पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। आपको पता है कि कार्ड में 4 टाइप के पत्ते होते हैं। एक होता है डायमंड, एक होता है आपका हार्ट शेप्ड, ठीक है, एक होता है आपका क्लब, ठीक है, इस तरह से, और दूसरा उसके बाद एक होता है आपका क्या? स्पेड, ठीक है। स्पेड किस तरह से होता है? कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये 4 टाइप के पत्ते होते हैं। हर एक में आपको पता है एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है। इसी तरह से आपका हर पत्ते में होगा। तो किंग क्या है? हर पत्ते में एक किंग होगा, हर डेक में एक किंग होगा, ठीक है। उसके बाद एक में अगर हर एक में एक किंग है तो 4 में कितने किंग हो जाएंगे? 4 किंग। टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? 1/13 क्या हो जाएगी इसकी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। है कहीं आंसर 1/13? बिल्कुल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/13। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। आ गया है तो बढ़ेंगे आगे। अब ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने जब आपको मेंसुरेशन पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाया हुआ है। मैंने आपको बताया था वहाँ पे मेंसुरेशन के शायद PYQs जब हमने किए थे तो वहाँ पे मैंने करवाया था। 2 सिमिलर जग्स हैव देयर हाइट्स 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। 2 जग्स हैं। हमको यहाँ पे नहीं बोला गया कि भैया जग जो है वो किस तरह के हैं। हो सकता है जग जो है वो सिलेंड्रिकल शेप के हों, हो सकता है जग जो है वो कोनिकल शेप के हों, हो सकता है जग जो है वो क्यूबाइड शेप के हों, किसी भी तरीके का हो सकता है। हमको यहाँ नहीं बताया गया। तो इसका डायरेक्ट मैंने आपको वहाँ पे फॉर्मूला बताया था कि वॉल्यूम जो होता है या कैपेसिटी जो होती है वो हाइट के क्यूब के बराबर होती है जब ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। तो वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 2। यहाँ पे स्मॉलर और बिग जग दिया है तो मैं एक लिख लेता हूँ, स्मॉलर और बिग जग, ठीक है, इक्वल्स टू हाइट ऑफ स्मॉलर बाय हाइट ऑफ बिग जग का क्यूब। तो यहाँ से क्या दिया हुआ? स्मॉलर जग का वॉल्यूम दिया हुआ है तो मैं यहाँ लिखूंगा 80। बिग का मुझे निकालना है तो वहाँ लिख दूंगा स्मॉलर की हाइट कितनी है? 8, बिग की कितनी है? 12, इसका कर दूंगा क्यूब। यहाँ से सॉल्व कर दूंगा आगे 4 × 2 8, 4 × 3 12। तो यहाँ से लिखूंगा 80 बाई VB इक्वल्स टू 2 का क्यूब, मतलब 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाई 3 × 3 × 3, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 10 80। तो VB किसके बराबर हो जाएगा? 3 × 3 9, 9 × 3 27। तो 270 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी समझ आपको आया होगा। ये डायरेक्ट फार्मूला आपको एक याद रखना पड़ेगा। जब भी हाइट दी हो, वॉल्यूम पूछा हो, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट का क्यूब, ठीक है। आई होप बढ़ेंगे आगे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आपकी मर्जी है, 1.2 1.5 2 पे देखो। मुझे पेपर करवाना है, मुझे अच्छे तरीके से करवाना पड़ेगा। मुझे आपके साथ, आपकी पढ़ाई के साथ एटलीस्ट कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। तो वो मुझे ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपके साथ कि मैंने पेपर करवा दिए, मैंने 20 पेपर करवा दिए, मैंने 40 पेपर करवा दिए, वो दिखाना नहीं है किसी को। एक भी पेपर करोगे तसल्ली का करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आपके आने वाले एग्जाम्स में निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाई 20%। 20% से कम हो गया। 20% मतलब 1/5 होता है। इसका मतलब पहले था 5, तो मैं क्या लिखूंगा? ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस था 5। न्यू प्राइस कितना आ गया? 1 से कम हो गया तो न्यू प्राइस आ गया 4,
ठीक है, इतना समझ आया। अब ये क्वेश्चन मैं एक्स लेके भी कर सकता हूँ और मैं शॉर्टकट भी कर सकता हूँ। पहले मैं आपको एक्स लेके बताता हूँ क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। शॉर्टकट में कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैंने मान लिया कि पहला क्या था 5x प्राइस और न्यू प्राइस कितना आ गया 4x। अब वो क्या बोल रहा है कि जैसे ही प्राइस रिड्यूस हुआ उसकी वजह से कस्टमर को 2 kg ज़्यादा मिल रहा है 360 रुपये में। ठीक है, इसका मतलब जैसे सपोज करो कि हम लोग मार्केट में गए। ठीक है, मार्केट में गए तो हम लोगों ने क्या किया, पहले कोई किसी चीज़ का प्राइस था सपोज 100 रुपया। ठीक है, अब उसका प्राइस हो गया 80, 20% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब 100 रुपये की पहले चीज़ आती थी सपोज 20 kg। अब उसी 100 रुपये की जिसका प्राइस क्या कम हो गया, अब चीज़ कितनी आ रही है 21 kg। मतलब अब चीज़ जो है वो ज़्यादा आ रही है। तो 2 kg ज़्यादा आ रही है कितनी, 360 रुपये में। ठीक है, तो याद रखना क्या बोला गया है, 360 में 2 kg ज़्यादा आ गई है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ पहले प्राइस कितना था 360 डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस कितना है 4x माइनस ओल्ड प्राइस कितना था 5x। अब कितना न्यू आया, कितना ज़्यादा आया, कितना kg ज़्यादा आया, तो 2 kg ज़्यादा आया। ठीक है, कितना kg ज़्यादा आया वो क्या है, न्यू प्राइस के न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी मतलब क्या आ गया 360 क्या था प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस कितना था ये। ठीक है, इतना समझ आया आपको। अब मैं सॉल्व करना इसको आप पे छोड़ देता हूँ कि आप 360 यहाँ से कॉमन निकाल सकते, चलो कर ही देता हूँ फिर बाद में बोलूँगा किया नहीं। 360 कॉमन निकाल दिया तो 1/4x माइनस 1/5x इक्वल्स टू 2। तो 360 ब्रैकेट में ये 5x माइनस 4x कितना बच जाएगा, x डिवाइडेड बाय 20 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। x से x कटा, 2 से 2 यहाँ, 0 से 0 सारी, ये 18 यहाँ से आया 9, तो यहाँ से क्या बच जाएगा x इक्वल्स टू 9 आ जाएगा मेरा। x 9 आया, पूछा क्या है ओरिजिनल प्राइस, तो 9 इंटू 5 45। तो ओरिजिनल मतलब ओल्ड प्राइस, तो 45 क्या आ जाएगा इसका ओल्ड प्राइस आ जाएगा। ये था कैसे करने का तरीका, मतलब x लेके करने का तरीका। अब ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, इसको मिटाने दो। मैं कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व, कितना ज़्यादा आया है 2 kg ज़्यादा आया, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 2 kg ज़्यादा आया। ठीक है, 2 kg और कितना रिड्यूस हुआ, चाहे रिड्यूस हुआ हो चाहे इंक्रीज हुआ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कितना है 20%। 20% ऑफ कितना है यहाँ पे, मतलब कितना रेट ज़्यादा है, कितना प्राइस है 360। तो मैं क्या लिखूंगा 2 इक्वल्स टू 20% ऑफ 360। यहाँ से मैं करूँगा 5 से मैं करूँगा तो ये आ जाएगा 36 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो एक रेशो मेरी आ गई 36 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा, अब ये वाले क्वेश्चन आप क्या करना ना, अब ऐसे क्वेश्चन सर्च करना। ठीक है, यहाँ पे रिड्यूस होगा इंक्रीज होगा कुछ भी होगा फर्क नहीं पड़ता, इस तरफ आपको लेफ्ट साइड पे लिखनी है क्या क्वांटिटी। ठीक है, राइट साइड पे लिखना है आपको जितना परसेंटेज दिया होगा और कितना रेट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसके साथ। यहाँ से आ गई एक रेशो। अब 20% डिक्रीज हो रहा था ना, तो ये मेरा ओल्ड प्राइस क्या था 5, न्यू प्राइस क्या था 4। अब ये जो मेरा आया ना यहाँ से, ये बराबर है न्यू प्राइस के, मतलब ये जो 4 है ये बराबर है 36 के। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आई 9, अगर 4 36 है 1 की वैल्यू 9। पूछा क्या है उसने ओल्ड प्राइस, तो 1 रेशो की वैल्यू अगर 9 है तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू 9 मतलब 45। मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो किसी अगले पेपर में भी मैं आपको फिर से ये करके समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। A person A can do 1/5 of the work in 3 days। A जो है 1/3 वर्क कर रहा है 3 डेज में। अगर 1/3 वर्क 3 डेज में कर रहा है तो टोटल वर्क कितने दिन में करेगा 9 दिन में करेगा। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद बोल रहा है एंड वाइल B's एफिशिएंसी इज हाफ ऑफ दैट ऑफ A। B की एफिशिएंसी जो है वो आधी है। अगर B की 1/3 नहीं है, सॉरी 1/5 है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो, 1/5 है तो इसका मतलब 15 दिन में करेगा। तो A कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। अब B की एफिशिएंसी जो है वो हाफ है, इसका मतलब B जो है वो 30 दिन में करेगा। एफिशिएंसी क्या है हाफ, मतलब B कितने दिन में करेगा 30 में। अब टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क मतलब 30, इनका एलसीएम मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया क्वेश्चन में कि इन दोनों में से सबसे पहले क्या करो बड़ा चूज करो। अब देखो क्या, सॉरी इन दोनों में से बड़ा चूज करो। अब देखो क्या वो बड़ा वाला बाकी से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं, बाकी मतलब 15 से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं। अगर हो जा रहा है इसका मतलब ये 30 ही एलसीएम होगा। जब 30 एलसीएम है इसका मतलब ये 2 यूनिट कर रहा है और ये 1 यूनिट कर रहा है। अब बोला क्या है कि ए एंड बी मिलके आधा वर्क कितने दिन में करेंगे। ए एंड बी मिलके 3 काम करते हैं, अगर इसको टोटल काम करना होता 30 तो ये 10 दिन लगाते, लेकिन इसको काम कितना करना है आधा मतलब 30 का आधा मतलब 15। तो टोटल कितना काम करते हैं दोनों मिलके 3, तो कितने दिन आगे 5 दिन। तो दोनों मिलके 5 दिन में आधा काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टू ट्रेन्स आर रनिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। तो इसका मतलब अगर सेम डायरेक्शन में यहाँ जा रही है तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड इनकी क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इतना समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। इसका मतलब रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी इनकी स्पीड, रिलेटिव आर लिख दिया मैंने। हाँ सर ठीक है। दे क्रॉस्ड ईच अदर इन 3 मिनट्स। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग दिया हुआ है मुझे कितना, 3 मिनट दिया हुआ है। अब यहाँ पे मुझे इतना पता चल चुका है कि ये चीज़ें मुझे 2 पता चल चुकी है। आगे क्या दिया है, इफ़ द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज 230 मीटर देन द लेंथ ऑफ अदर ट्रेन। लेंथ मतलब डिस्टेंस ही होता है, लेंथ ऑफ एक ट्रेन दी हुई है, लेंथ ऑफ दूसरी ट्रेन निकालनी है। लेंथ मतलब डिस्टेंस होता है, बस इतना समझ लो। तो टाइम आपको पता है, स्पीड बाय डिस्टेंस होता है, सॉरी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, बिल्कुल सही। अब देखो दिया क्या था आपको, निकालना गया है डिस्टेंस। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये भी लिख सकता हूँ। हाँ सर कुछ भी लिख सकते हो, अपनी मर्जी है। डिस्टेंस मुझे निकालना है, एक मुझे दिया था 230, क्या था, मीटर। यहाँ पे आपकी गलती होगी, ठीक है। 230 मीटर, दूसरे का क्या था मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास इतना हो गया। हाँ सर ठीक है। इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड कितनी है 10, लेकिन स्पीड कितनी है, किलोमीटर पर आवर में है, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। छोटे में जाना है तो 5/18, ये किस में बन गई, मीटर पर सेकंड में। इनटू टाइम, टाइम किस में दिया है मुझे, टाइम दिया 3 मिनट, तो 3 मिनट है लेकिन मुझे यहाँ पे सेकंड है तो मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इतना समझ आ गया तो आगे हो गया। 3 से गया 6, 6 से गया 10। अब ये 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100, 100 इंटू 5 कितना हो गया, 500। तो 230 प्लस एक्स इक्वल्स टू 500, एक्स इक्वल्स टू 270 मीटर। तो दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी, 270 मीटर हो जाएगी। आई होप ये भी समझ आया होगा। बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ने पे क्वेश्चन नंबर आ गया 12th। क्या क्वेश्चन है, How many small solid spheres each of a 5 mm radius can be made out of a metallic solid cone whose base has radius इतना and height इतना। इसका मतलब हमारे पास एक कोन है, उसको मैंने मेल्ट किया या कुछ भी किया, उसमें से क्या बनाए हमने, स्फेयर्स बनाए। तो बताओ भैया कितने स्फेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम सेम रहता है हमेशा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है इसका, 21 इंटू 21 इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम आ गया। अब इसका वॉल्यूम जो है कितने स्फेयर बनेंगे, मैंने मान लिया n स्फेयर बनेंगे, और एक स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब। अब ये दिया है मुझे r, तो ये mm में है तो मुझे सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। 5/10 5/10 5/10। सर 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि क्यूब होता है। ये 3 से ये 3 गया, ये पाई से ये पाई गया। उसके बाद ये 1/2 1/2 1/2, तो ये नीचे मैं लिख सकता हूँ इसको 1/8 2 2 2। तो ये 2 से 2 4, ये भी गया, नीचे सिर्फ 1 2 बच रहा है। ये 2 कहाँ आ जाएगा, इस तरफ। तो n किसके बराबर हो जाएगा मेरा, 21 इंटू 21 इंटू 30 इंटू 2। 21 इंटू 21 कितना होता है, 441 इंटू 30 इंटू 2 कितना हो गया, 60। अब लास्ट में क्या आने वाला है, 6। अब 2 ऑप्शन में 6 है यहाँ पे, लेकिन अब ये देखो 400 इंटू 6 करूंगा तो कितना आएगा, 24,000 के आसपास, ठीक है। तो 18,000 तो कभी भी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, 26,460। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करके 400 भी लूं और इसको 60 लूं तब भी कितना होता है मेरा, 6 चौका 24, तो 24,000 के आसपास आएगा। और ये तो 400 से ज़्यादा है, इसका मतलब 24,000 से ज़्यादा आएगा, कम नहीं आ सकता। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा। बढ़ेंगे आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, 3 नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन 3:8:15 एंड देयर एलसीएम इज इतना। मतलब एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ निकालना है। अब 3 नंबर है, अगर 2 नंबर होता तो मैं बोलता एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। वो 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए नहीं है। इसका मतलब मुझे इन तीनों नंबर का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा पहले। अब एलसीएम कैसे निकालना है आपको, इस तरीके से निकाल सकते हो, ये ऐसे करके कि 3 है फिर 1 आ जाएगा, फिर 8, 3 इंटू 5 15 होता है, फिर दोबारा 2 से कर लो, 2 से किया 1 4 5, फिर दोबारा 2 से किया 1 2 5, फिर दोबारा 2 से किया 1 1 5, फिर 5 से किया तो आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 3 120। तो एलसीएम कितना आ गया, 120। और ये दिया किसके बराबर है, एलसीएम 8280। इसका मतलब 120 जो है वो 8280 के बराबर दिया है। ये जो है वो इससे गया, इसका मतलब 1 रेशो की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 282 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ से अगर मैं करूँगा तो मैंने मान लो पहले 6 से किया तो 2 से किया, सॉरी 2 इंटू 6 2 इंटू 4 1 और 2 इंटू 4 दोबारा, सब 6 से किया, 6 इंटू 6 36 5 54, 6 इंटू 9 54। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 69। पूछा गया है उसने, एचसीएफ पूछा गया है। अब एचसीएफ किसके बराबर होगा, अब देखो इन तीनों में क्या कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन मल्टीपल है इन तीनों का, नहीं कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब एचसीएफ जो स्मॉल आएगा, सबसे छोटा 69 आया, वही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है मतलब एचसीएफ कितना आ गया 1, और 1 रेशो की बराबर कितनी है, 1 रेशो की वैल्यू कितनी है 69। क्यों, अब 1, अब यहाँ पे अगर ऑप्शन होता 1
तो क्या सर 1 ऑप्शन लिखते हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं लिखते? क्योंकि ये रेशो है भैया, ये रेशो है, तो ये जो आएगा 1 वो 1 रेशो आया, लेकिन 1 रेशो की वैल्यू कितनी है? 69, तो ऑप्शन कितना होगा? 69। कई बार यहाँ पे 1 दिया होगा कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज मत होना। क्यों? क्योंकि ये रेशो में दिए हैं। अगर ये नंबर ऐसे दिए होते कि एक नंबर 3 है, एक 8 है, एक 15 है, उस समय हमारा एलसीएफ एचसीएफ क्या आता? 1 आ सकता था। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये 1 रेशो आई और 1 रेशो की वैल्यू कितनी है? 69, तो ऑप्शन क्या होगा? 69 होगा। आई होप ये भी समझ आया होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस। तो ट्वाइस अगर डाई को रोल किया है तो पहले मुझे बनाना पड़ेगा कि 2 बार अगर मैं डाई को रोल करूंगा तो मेरी सैंपल स्पेस क्या बनेगी। जिसने पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी उसको तो पता है सैंपल स्पेस क्या होता है, कि मतलब मेरी क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। पहले डाई पे या तो 1 आएगा, दूसरे डाई पे 2 आएगा, सॉरी दूसरे डाई पे भी 1 आएगा, पहले डाई पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे 1, दूसरे पे 4, ऐसे करते करते पहले पे 1, लास्ट में 6, इस तरह से आएगा। फिर पहले डाई पे 2, दूसरे पे 1, ऐसे करते करते 2, 6 लास्ट में, फिर तीसरे पे 1, ऐसे करते करते आएगा। तो ये सारा बनाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको क्या देखना है? सम चाहिए आपको 9। तो सम 9 कब आ सकता है? या तो 1 और 8 हो, या तो 2 और 7 हो, या तो 3 और 6 हो, या तो 4 और 5 हो, या तो 5 और 4 हो, या तो 6 और 3 हो, या तो 7 और 2 हो, या तो 8 और 1 हो। यही पॉसिबिलिटीज़ है जब आपके पास सम कितना आ सकता है? 9 आ सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो कि क्या किसी डाई पे 8 आ सकता है क्या? डाई पे मैक्सिमम नंबर कितना आ सकता है? 6, तो ये नहीं हो सकता। मैक्सिमम नंबर 6 आ सकता है, ये नहीं हो सकता। मैक्सिमम नंबर 6 है तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बची? 4 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास बची। टोटल कितनी होती है? 36। तो कितना आ गया? 1/9 आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 3 years ago द रेशो ऑफ एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ हिज सन इज 8:3। 3 years ago मतलब मैंने लिख दिया -3, ये लिख दिया मैंने फादर, ये लिख दिया सन। 3 years ago 8:3 थी। 4 साल बाद मतलब +4, कितनी रेशो है? 11:5। अब रेशो बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस बराबर होना चाहिए। 3 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंस बराबर नहीं है, रेशो बराबर नहीं है। मुझे रेशो क्या करनी है? बराबर। अब रेशो बराबर कैसे करते हैं ये मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ, यहाँ पे मैं आपको फिर से करके नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा करना कैसे। अब क्या करना? रेशो बराबर करनी है, जो नीचे का डिफरेंस है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, जो ऊपर का डिफरेंस है उसको नीचे मल्टीप्लाई करो। तो नीचे डिफरेंस है 6, तो 6 को जब मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 6 × 8 48, 6 × 3 18। ऊपर कितना डिफरेंस है? 5, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ऊपर कितना डिफरेंस है? 5, तो मल्टीप्लाई करूंगा नीचे तो कितना आएगा? 55, और नीचे कितना आएगा? 25। अब देखो क्या डिफरेंस सेम है, यहाँ पे कितना? 7, यहाँ पे भी कितना है? 7। तो डिफरेंस हो गया सेम। हाँ सर सेम हो गया। अब ये 7 रेशो जो आई, ये जो डिफरेंस आया 7 रेशो, वो कितने साल के बराबर है? 3 साल पीछे, 4 साल आगे। तो 7 रेशो मतलब 7 के ही बराबर आई। इसका मतलब 1 रेशो जो है वो 1 के बराबर आई। पूछा क्या है? फादर की एज। तो फादर की एज कितनी है? 48 साल। 1 रेशो 1 के बराबर है, तो 48 रेशो किसके बराबर होगी? 48 ईयर्स के। ये एज है कब? 3 साल पहले की। उसने पूछी है प्रेजेंट, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 51 ईयर्स। तो फादर की एज 3 साल बाद कितनी होगी? 51 हो गई। अगर आप ये निकालते तो फादर की एज कितनी आती? 55। 4 साल बाद, तो 4 साल पहले कितनी हो जाती? तब भी 51 ही आंसर आता। आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से निकाल सकते थे। आई होप समझ आ रहा होगा। जल्दी लग रहा है तो मतलब स्लो लग रहा है आपको, अगर कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग इसको 1.5 2 पे करके देख सकते हो। अगर फास्ट लग रहा है तो आप कम कर सकते हो। अपनी सहूलियत के हिसाब से यूट्यूब ने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, मुझे ये अच्छे तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, चलो आगे। यहाँ तक आते आते आपको पता चल चुका होगा कि लेवल्स एग्जाम का जो है वो क्या जा रहा है, किस तरह का लेवल जा रहा है। ये कहीं से भी जो है वो क्लास 4 का पेपर नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पे 16 क्वेश्चन में भी बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। अब प्रॉब्लम क्या आएगी देखो। द एरिया ऑफ अ कार्डबोर्ड इन सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कार्डबोर्ड है जिसका एरिया हमको कितना चाहिए ताकि हम एक क्लोज्ड बॉक्स बना सकें जिसका साइज हो ये मतलब हमें क्लोज्ड बॉक्स ये दिया हुआ है, लेंथ विड्थ हाइट, मतलब क्लोज्ड बॉक्स जो हमें बनाना है वो किस फॉर्म में बनाना है? क्यूबाइड की फॉर्म में बनाना है भैया। किस फॉर्म में बनाना है? क्यूबाइड की फॉर्म में। क्लोज्ड बॉक्स बनाना है, इसका मतलब मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए। याद करो, पढ़ाया था आपको अच्छे तरीके से कि क्लोज मतलब ऊपर से भी बंद, नीचे से भी बंद। इसका मतलब मुझे चाहिए टोटल सरफेस एरिया, ना कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब 4 दीवारी। हमें ऊपर से भी बंद चाहिए, नीचे से भी बंद चाहिए, क्योंकि क्लोज्ड बोला गया है। मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब मुझे निकालना है 2 × LB + BH + HL। तो L मुझे दिया हुआ है 20, B मुझे दिया हुआ है 10, तो LB आ गया, B कितना है 10, H आ गया 8।
बी कितना है 10 और एच आ गया 8, सॉरी बी एच प्लस एच एल होगा यहाँ पे, तो एच कितना है 8 और एल कितना है 20। इसको करोगे सॉल्व तो आपका आंसर आने वाला है 880। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, यहाँ 200, यहाँ 80, यहाँ 160, फिर ऐड करोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 880 आपका आंसर आने वाला है। आई होप समझ आया होगा। मेन फोकस क्या था? मेन फोकस ये था कि क्वेश्चन समझना था कि हमें क्या बनाना है, क्लोज्ड बॉक्स। क्लोज्ड बॉक्स मतलब क्या चाहिए? टोटल सरफेस एरिया। और कैसा क्लोज्ड बॉक्स? क्यूबाइड फॉर्म का। ये मेन मकसद था, ठीक है। ये जब आपको पता चल गया उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया होता किसके बराबर है, वो ये। अब वैल्यू पुट करनी है और आंसर लाना है, बस खत्म। नेक्स्ट है भैया 8 कॉइन को, सॉरी एक सेकंड रुको, 8 कॉइन को टॉस किया गया। व्हाट इज द चांस दैट वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक ही, सिर्फ और सिर्फ एक। इसका मतलब डेफिनेट दे दिया है कि हमको एक ही चाहिए, सिर्फ एंड सिर्फ एक। और टोटल कितने में से 8 टाइम कॉइन को टॉस किया है। जब एक बार टॉस किया होता है या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। इसका मतलब 2 की पावर 1। एक बार टॉस किया है तो टोटल आउटकम्स 2 की पावर 1। 2 बार करेंगे तो 2 की पावर 2। n बार करेंगे तो 2 की पावर n। 8 बार किया है तो 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 होती है 32, तो 1/32 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप ये भी समझ आया होगा। समझ आ गया तो सेशन को लाइक कर दो यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज 120% ऑफ बी, बी इज 65% ऑफ सी। इसका मतलब ए बी सी की अगर रेशो मुझे मिल जाए कहीं ना कहीं तो मैं क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। बी इज 60% ऑफ सी लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब मैं मान लेता हूँ सी कितना है 100, बी 65% है तो बी कितना आ गया 65। अब ए जो है वो 125% ऑफ बी है, तो ए जो है वो क्या बोला 120% ऑफ बी दिया हुआ है, तो बी कितना है 65। यहाँ से ये गया इसके साथ 5 × 2, 5 × 1 3, 2 गया 6, 13 × 6, सॉरी 13 × 5 आएगा कि 6 आएगा, 13, एक सेकंड रुको जरा, हाँ ठीक है, 13 × 6 78, तो ये आ जाएगा 78। ए बी सी की मेरी रेशो आ गई, यहाँ तक क्वेश्चन मेरा खत्म, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, सम ऑफ ए बी सी इज 121.5। अब यहाँ से सम देखो भैया आ कितना रहा है, 8 और 5 कितने होते हैं 13, तो 3, 7 और 7 कितने हो गए 14, तो 143 प्लस 100 तो कितना आ गया 243। मेरा यहाँ से क्या आ रहा है, सम मेरा आ रहा है। और 243 उसने दिया किसके बराबर है, 121.5 के बराबर। इसका मतलब यहाँ से मैं एक रेशो देखूँ अगर तो 1/2 आती है, ठीक है। इतना समझ आ गया, मतलब एक रेशो कितनी आ गई 1/2। अब उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c - 2b + a, c - 2b + a। एक रेशो अगर इसके बराबर है तो 78 रेशो किसके बराबर हो जाएगी, 78 × 1/2, ठीक है। इतना समझ आता है। 65 रेशो किसके बराबर हो जाएगी, 65 × 1/2। 100 रेशो किसके बराबर हो जाएगी, 100 × 1/2। सी कितना है 100 रेशो, तो 100 रेशो किसके बराबर हो जाएगी, 100 × 1/2। सर ये 1/2 क्यों कर रहे हो, क्योंकि एक रेशो 1/2 के बराबर आई है, याद रखना। -2 टाइम्स बी, तो बी किसके बराबर हो जाएगा 65 × 1/2। 1/2 साथ साथ में मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक रेशो 1/2 है, तो 65 रेशो 65 × 1/2 प्लस ए कितना है 78 × 1/2। अब ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, तो कितना बचा 50 - 65 + 39, यहाँ से ये आ गया। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 24 आ जाएगा आंसर। आई होप ये भी समझ आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था कुछ भी, बट थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए करना कैसे। अब ये कोई बच्चा अगर इसको एक्स लेके करने चला गया तो वो फिर एक्स में लगा रहेगा, उसका सॉल्व ये नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो यार 50 क्वेश्चन है, तो मैं देखूंगा अगर बहुत बड़ा सेशन हो गया तो मैं इसको 2 में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। कोशिश अब बहुत बड़ा मतलब 2 घंटे का सेशन ना चला जाए, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि या तो खत्म हो जाए जल्दी, अगर नहीं होगा तो मैं इसको आधा आधा करके अगला नेक्स्ट सेशन ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे पढ़ाना आपको ज़बरदस्त तरीके से है, मुझे ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, स्टडी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो बढ़ेंगे आगे। The length of a wire of 0.1 mm radius that can be drawn from a melting a solid copper sphere of diameter इतना, मतलब एक हमारे पास solid copper sphere है, ये solid copper sphere है, इसको क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, और मेल्ट करके क्या बनाई जाती है, तार बनाई जाती है। तार की जो लेंथ है, मतलब तार जो है अब सिलेंड्रिकल शेप में होती है तार, आपको पता है, ठीक है, इस फॉर्म में होती है। उसका उसने रेडियस दिया है 0.1 mm, और स्फेयर जो है उसका डायमीटर उसने दिया है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब मुझे mm को सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा, इतना मुझे पता है, ठीक है। बोला गया है कि भैया लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, बोला गया है हाँ लेंथ ऑफ वायर निकालने की, लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी। अब लेंथ आपको पता है कि किस फॉर्म में होती है, सॉरी लेंथ क्या है, ये वायर क्या है, सिलेंडर फॉर्म में। अब वॉल्यूम क्या रहता है, सेम। जब भी कुछ चीज़ मेल्ट हो, कुछ चीज़ की दूसरी चीज़ बना रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या रहता है, सेम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर
4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई इंटू आर किसके बराबर हो जाएगा, 6/2 इंटू 6/2 इंटू 6/2, ठीक है, इक्वल्स टू सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना है 0.1 डिवाइडेड बाई 10, 0.1 डिवाइडेड बाई 10 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच जो है यहाँ पे लेंथ ही होगी ना, जो एच है सिलेंडर की वो लेंथ ऑफ वायर ही होगी। अब सर यहाँ पे आपने 10 क्यों किया, ये 0.1 mm था, मैंने डिवाइड बाई 10 करके किस में बना दिया, सेंटीमीटर में बना दिया। हाँ सर ठीक है, पाई से पाई कट गई, उसके बाद 2 से गया 3, 2 से गया 3, 2 से गया 3, ठीक है, 3 से ये वाला 3 भी चला गया, ठीक है। अब बचेगा क्या, ये यहाँ नीचे लाऊंगा तो 100 बन जाएगा, ये पॉइंट भी यहाँ नीचे आएगा तो 100 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 100 इंटू 100 इक्वल्स टू L। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36,000 इक्वल्स टू L, ठीक है। तो L किसके बराबर आ जाएगा, 36,000, सॉरी 36,000 बोल रहा हूँ, 3,60,000, ठीक है। 4 0 है ना, 3,60,000 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप आपको सेशन जो है वो पसंद आ रहा होगा, ठीक है, अगर बोरिंग नहीं लग रहा होगा। बोरिंग लग रहा है तो फिर ना मेरे पढ़ाने का कोई फायदा हो रहा है, ना ही आपके पढ़ने का कोई फायदा हो रहा है, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 बेल बिगिंस टू टोल टुगेदर एंड टोल, क्या लिखा है ये, ठीक है, मतलब ये साथ साथ में बज रही हैं, बस इतना समझो आप। एट एन इंटरवल ऑफ 3 4 6 7 8 एंड 12 सेकंड्स, मतलब पहली रिंग जो बजती है वो मान लो 3 सेकंड पे बजाते हैं, उसके बाद 4 सेकंड का गैप देके दूसरी बेल बजाते हैं, उसके बाद 6 सेकंड का गैप देके तीसरी बेल बजाते हैं, उसके बाद 7 का गैप देके चौथी बेल बजाते हैं। ऐसे करते करते 6 बेल्स हम लोग बजाते हैं। बोला है हाउ मैनी सेकेंड्स आफ्टर, मतलब उसके बाद, ठीक है, कितने सेकेंड्स बाद वो दोबारा से बजेंगी, ठीक है। इसका मतलब हमको निकालना पड़ेगा इसका LCM, ठीक है। अब या तो आप LCM निकाल लो इसका, 3 4 6 7 8 12 का LCM निकालो, ठीक है। या तो आप क्या करो, या आप ये देखो कि जो भी आंसर होगा वो 3 का 4 का 6 का 7 का 8 का 12 का मल्टीपल होने वाला है। क्यों, क्योंकि LCM जब आएगा, जो भी LCM आएगा इसका मतलब वो इनका सबका मल्टीपल होने वाला है। इसका मतलब वो 12 का भी मल्टीपल होगा, 12 का मल्टीपल है, इसका मतलब 3 का भी मल्टीपल होगा, 4 का भी मल्टीपल होगा। पहले तो देखो भैया 3 का मल्टीपल कौन कौन है इसमें, अगर मैं देखूं 168 तो 15, 15 और 18, हाँ 3 का मल्टीपल है, हो सकता है। ये देखो 15 और 2 बचे 26 नहीं हो सकता, ये 15 और 1 बचा 17 नहीं हो सकता, ये 3 का मल्टीपल है, ये भी हो सकता है। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन आपके हो सकते हैं। उसके बाद चलो, उसके बाद देखो कि भैया क्या इन दोनों में से 4 का मल्टीपल कौन है। 4 का मैं यहाँ देखूंगा, अगर 4 इंटू 4 16, तो 2 बचे 26, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर हो गया 168। ये आपका तरीका है, वो है आसान करने के लिए। अब दूसरा तरीका आपका क्या आ जाएगा, दूसरा तरीका आपका आ जाएगा कि LCM ले लो। तो मैं करता हूँ 3 से स्टार्ट, तो 3 से स्टार्ट किया तो ये गया 4, ये 2, ये 7, ये 8 का रहेगा, ये 12, ये 2 आ गया, फिर दोबारा से 1 2 1 7 4 और 2, इस तरीके से आ गया। फिर दोबारा मैं अगर 2 से करूं तो ये 1 1 1 4 2 1, फिर दोबारा 2 से करूंगा तो ये 2 की जगह 1 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। मतलब ये मेरा बचेगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, तो 24 इंटू 4 7 इंटू 4 28, 2 कैरी 7 इंटू 2 14 और 2 16, 168। तब भी आपका 168 आएगा, यहाँ से भी आपका 168 आएगा, लेकिन यहाँ से कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मेरा मकसद हमेशा से स्टार्ट से मेरा मकसद यही है कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट करना, आपको सिखाना नहीं है मैथ्स। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है वो सीखे हुए आए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सिखाना भी है, उनको साथ साथ में सिखा भी रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आता है, उनको ये बताना है सिर्फ कि अटेम्प्ट कैसे किया जाए, माइंडसेट कैसे रखा जाए, किस तरीके के क्वेश्चन को देखा जाए। 10 सेकंड दे दो पहले, बाद में आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। मकसद मेरा ये है और ये मेरा मकसद पूरा हो रहा है। आप लोगों का प्यार बहुत अच्छे से मिल रहा है, ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 80 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है 2 साइडें बराबर होती हैं। इफ द साइड दैट इज नॉट इक्वल इन लेंथ टू एनी ऑफ द अदर 2 साइड्स इज 20, मतलब एक साइड दी है 20, बाकी 2 साइडें बराबर होती हैं, आपको पता है। तो 20 प्लस x बराबर है 80, तो ये सॉरी काट रहा हूं, ये यहाँ गया, तो 2x बराबर हो गया 60, x बराबर हो गया 30, तो मतलब इक्वल साइड्स की लेंथ कितनी हो जाएगी, जो बाकी साइड्स बची उनकी लेंथ 30। ये था एक लेवल का क्लास 4th के, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ABC डिवाइड एन अमाउंट ऑफ ₹10,500 अमंगेस्ट देमसेल्फ। ABC 3 लोग हैं, वो 10,500 के अमाउंट को अपने बीच में ही डिवाइड करते हैं इन द रेशो 5:7:9। 5 7 कितने हो गए 12, 12 और 9 कितने हो गए 21। इसका मतलब 21 रेशो किसके बराबर है 10500। 21 इंटू 5 105 होता है, इसका मतलब एक रेशो बराबर आ गई 500 के। अब वो बोल रहा है एक रेशो अगर 500 के बराबर आ गई, पहले बाकी सारा कम कर लो। ये A था, ये B था, ये C था, इसको 5 था, इसको 7 था, इसको 9 था। एक रेशो 500 के बराबर है तो इसको कितने मिलेगी 2500। इसको कितना मिलेगा 3500। इसको कितना मिलेगा 4500। सर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि एक रेशो 500 के बराबर है तो 5 रेशो 5 इंटू 500 2500, 7 रेशो 7 इंटू 500 3500, 9 रेशो 9 इंटू 500 4500। अब वो बोल रहा है अगर हर एक को 500 ज्यादा मिलते हैं, मिले इतने, हर एक को 500 ज्यादा मिल रहे हैं, तो इसको मिलने कितने चाहिए थे 2000। इसको कितने मिलने चाहिए थे 3000। इसको कितने मिलने चाहिए थे 4000। तो बताओ रेशो कितनी होगी? तो रेशो 3 0 से 3 गए, यहां से भी 3 गए, तो 2:3:4 होनी चाहिए थी। तो 2:3:4। कहीं गड़बड़ कर दी क्या हमने? एक सेकंड रुको जरा। अच्छा सॉरी, इसने क्या बोला है कि 500 ज्यादा, तो 500 कम क्यों किया हमने? 500 ज्यादा करने हैं ना, तो 3000 4000 और यहां पे 5000, तो ये कटा, तो रेशो कितनी आई 3:4:5। कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कोई इशू नहीं है। तो 3:4:5 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी समझ आया होगा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? वन ऑफ द थ्री नंबर्स सेकंड इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट। तो 3 नंबर है, मैं ऐसा ले लेता हूं ABC, ध्यान से सुनना। सेकंड इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट, तो मैं मान लेता हूं फर्स्ट जो है वो 3 है, तो सेकंड जो है वो 1/3 ऑफ 3 मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एंड इज ऑल्सो 3/4 ऑफ द थर्ड, तो सेकंड नंबर जो है वो थर्ड का 3/4 है, तो थर्ड मैंने मान लिया 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा आपको। कैसे हो जाएगा? अगर थर्ड नंबर 4 है तो थर्ड नंबर है 3/4 ऑफ 4, तो 3/4 ऑफ 4 कितना होता है 3। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा। तू मेरे प्लॉट में आ जा, तू मेरे प्लॉट में आ जा, तो कितना हो गया 9 3 और 4। अब दिया क्या हुआ है? इन सब का एवरेज दिया हुआ है 112, तो 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, 16 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज बोला है ना, डिवाइड बाय 3, कितने नंबर है 3, तो ये दिया है मुझे 112 के बराबर। यहां से मैंने निकाल लिया एक रेशो 112 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16, एक रेशो मेरी आ गई। मुझे पूछा गया है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट कितना है 3, तो मुझे निकालना है 3 रेशो की वैल्यू। एक रेशो मेरी आ चुकी है, तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी होगी? इसको मैं क्या कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 112 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, अब गया मेरा किससे काटूंगा मैं इसको? 2 से काटता हूं। चलो पहले 2 इंटू 8, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 6 12, 8 इंटू 7 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 3 कितना आ गया 63। तो आंसर कितना आ गया इसका? स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया 63। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो कोशिश मैं यही करता हूँ कि यहाँ तक ही रखता हूँ, क्योंकि सेशन जो है वो बड़ा हो गया है। इससे ज़्यादा जाऊँगा तो ये 2 घंटे का सेशन चला जाएगा, वो आपके लिए भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी। समझ अगर आपको चीज़ें आई तो आपको क्या करना है, जेके मैथ्स को सब्सक्राइब करना है और आप बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर कर देना। ठीक है, बाकी आपको जेके पीईटी की अगर कोई अपडेट चाहिए, जेके पी कांस्टेबल पीईटी की अगर अपडेट चाहिए, उसके भी हमारी वीडियोज़ हैं, वो आप जाके देख सकते हो। बाकी प्ले लिस्ट हमारी बनी है जहाँ पे आप मैथ्स के PYQs, रीजनिंग के PYQs, मैथ्स का लेक्चर, रीजनिंग के लेक्चर और PYQs सब कुछ वहाँ पे देख सकते हो। इवन चैप्टर वाइज PYQs भी हम लोग वहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं, 2 चैप्टर हम लोग वहाँ भी कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। आज का सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो कोई इशू नहीं है। आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेपर में। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, टाटा।